जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था है नहीं। जब निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था है नहीं तो आपके जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो क्या उनके आदमी आपको सेलेक्ट करेंगे? कतई नहीं करेंगे। वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो ठेला चलाएंगे, खुमचा लगाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे। आप क्या देना चाह रहे हैं अपने भविष्य को? हम तो अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, हम तो समाज की सुरक्षा के लिए एक मूवमेंट तैयार करना चाह रहे हैं। एक मूवमेंट तैयार हो, एक आंदोलन हो जिसके तहत आम आदमियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे स्थान पे राजनीतिक मूवमेंट की बैठक हो रही है और ये बैठक भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी की एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया है। बाबा साहब का वार्षिक मिशन क्या है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। आपका प्रथम उद्देश्य ये था कि भारत में दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली जो लागू है उसका अंत किया जाए। क्या उसका अब तक अंत हुआ? क्या ने भाजपा ने, सपा ने या बसपा ने किसी ने मुद्दा उठाया या उसके लिए कुछ किया? दोहरी शिक्षा नीति का मतलब आप लोग बखूबी जानते हैं या नहीं जानते हों कि प्राइवेट यानी निजी स्कूल एक होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो दोनों स्कूलों में एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है, जो पढ़ाई का स्तर होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाते हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पास फीस नहीं है या उतना धन मुहैया नहीं करा पाते हैं, वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षा का जो स्तर है बहुत निचले स्तर का है। वहाँ पर पढ़ाई ठीक ढंग से होती भी नहीं है और जो सरकार ने सिलेबस दिया है वो हमारे महापुरुषों को पढ़ाते नहीं। सर्वप्रथम वो अपने महापुरुषों को पढ़ाते हैं। 85% के जो महापुरुष हैं उनके विषय में जो जीवनी है उसको जीवनी को रखा ही नहीं है। चाहे वो महात्मा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, जितने भी दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुष हैं, क्या उन्होंने जो कक्षा 1 से लगा के और हाई एजुकेशन तक क्या वो लोग उनकी जीवनी के विषय में आपको ज्ञान कराते हैं? यानी अगर गवर्नमेंट अगर उनकी वास्तविक बाबा साहब की वास्तविक मिशन जो है उसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो उनकी जीवनी को दर्शाना चाहिए, जिससे कि समाज के लोगों को अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी हो। लेकिन उसका उल्टा ये है कि जो 15% समाज है वो अपने महापुरुषों के विषय में आपको जानकारी देता है और उसी के विषय में आप जानते हैं। अपने महापुरुषों के विषय में बच्चे नहीं जान पाते हैं। या जो छोटी छोटी बैठकें होती हैं, सामाजिक बैठकें होती हैं, उन बैठकों में जो जागरूक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो समाज के सजग प्रहरी हैं, वही जानकारी देते हैं। क्या इसको मायावती ने पूरा किया? क्या इसके लिए काशीराम ने जो है इसका मुद्दा उठाया? क्या इसके लिए मुलायम सिंह यादव ने मुद्दा उठाया? क्या इसके लिए अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया? ये दोहरी शिक्षा नीति जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दोहरी शिक्षा नीति जब तक भारत में लागू रहेगी तब तक सामाजिक एकता आ ही नहीं सकती। सामाजिक एकता क्या? आप कंपटीशन होता है IAS का, IPS का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो कंपटीशन तो एक ही समान होता है। जब कंपटीशन एक समान होता है तो पब्लिक स्कूल वाला बच्चा भी वही पेपर देता है और गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा वही पेपर देता है। तो उसमें सिलेक्शन किसका होगा? पब्लिक स्कूल वाले का होगा। तो पब्लिक स्कूल वाले का जब सिलेक्शन होगा तो समाज वो जो है जिसके पास धन दौलत है उसी का विकास होगा।
गरीब वर्ग का क्या विकास हो सकता है? नहीं। गरीब वर्ग का तो विकास नहीं हो सकता है। इस प्रणाली को बाबा साहब खत्म करना चाहते थे। ये बाबा साहब का एजुकेशन के संबंध में एक बहुत बड़ा विषय था, उनकी एक सोच थी। उस विषय पे ना अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, ना अखिलेश यादव चल रहे हैं। अखिलेश यादव की भी कई बार सरकार आई, मायावती जी की भी कई सरकार आई, तमाम पार्टियों की सरकार आई। क्या दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए किसी ने बीड़ा उठाया? क्या आपके सिलेबस को उन्होंने परिवर्तन किया? क्या आपके महापुरुषों के विषय में उन्होंने आप शामिल किया? यदि नहीं किया तो आपका हित नहीं चाहते हैं। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये है कि बाबा साहब ये चाहते थे कि जो आपका रिजर्वेशन है उसमें जो है जो सिलेक्शन कमेटी बनती है, चयन बोर्ड बनता है, तो उसमें लोग जो चयनित होते हैं आपके सदस्य होते ही नहीं हैं। जो चयन बोर्ड में सामान्य वर्ग के लोग रखे जाते हैं। जब सामान्य वर्ग के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे तो वो क्या लिखते हैं कि आपका बच्चा जो है इस पद के लिए योग्य नहीं है। भाई हमारा ही रिजर्वेशन, हमारे लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो ये कमी किसकी है? नेताओं की है, सांसद की है, विधायक की है। ये बात उनको विधानसभा में उठानी चाहिए, संसद में उठानी चाहिए कि चयन बोर्ड के सदस्यों का जो चुनाव हो एससी से भी हो, ओबीसी से हो। जो आरक्षण तो उन्हीं वर्गों को पूरा करना है ना। तो आरक्षण तो आपको दे दिया, लेकिन बीच में टांग भी अड़ा दी कि हम आपके वर्गों को नहीं चुनेंगे, या चुनेंगे तो इतने कम चुनेंगे कि आपका कोटा ही नहीं पूरा हो पाएगा। वो कोटा क्या होता है? वो बैकलॉग कोटा होता है। बैकलॉग कोटा कभी पूरा नहीं किया जाता है। क्या पूरा किया जाता है? क्या जितना रिजर्वेशन है, जितना आपको मिला हुआ है, क्या वो कोटा पूरा किया गया? क्या मायावती ने पूरा किया? क्या अखिलेश यादव ने पूरा किया? भाई पिछड़े वर्ग का ही वो कोटा पूरा कर दें। मायावती की सरकार आई तो उसका ही पूरा कर दें। माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जो अपने वर्ग को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, क्या उन्होंने बैकलॉग कोटा पूरा किया? इसका मतलब वो ना वो पिछड़े वर्ग के हैं ही नहीं। अगर पिछड़े वर्ग के होते तो उसका हित चाहते, उसके लिए काम करते। क्या काम किया उन्होंने? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए भाजपा क्या लाई है नारा? सबका साथ, सबका विकास। आप बताइए, सब में तो चोर भी आता है, आतंकवादी भी आता है, डकैत भी आता है, बलात्कारी भी आता है, यानी अवगुण वाले जितने भी हैं सब उसमें तो आते हैं। क्या आप चोर का भी साथ देंगे? क्या आप आतंकवादी का भी साथ देंगे? क्या आप डकैत का भी साथ देंगे? क्या आप भ्रष्टाचारी का भी साथ देंगे? अरे उनका जब साथ करोगे तो जनता का विकास कैसे करोगे? भाई एक तरफ कह रहे हो भाई सबका साथ, यानी चोर का भी साथ, डकैत का भी साथ, आतंकवादियों को भी साथ, भ्रष्टाचारियों का भी साथ, और सबका साथ कर रहे हो, तो जनता का काहे बेवकूफ बना रहे हो? अरे जनता को बेवकूफ साफ साफ बना रही ना भाजपा। सबका साथ, सबका विकास। अरे इन सबका साथ करोगे तो ये जो निचले वर्ग की जनता है, जो गरीब वर्ग की जनता, उसका विकास कैसे होगा? वही चोर उसके यहाँ चोरी कर ले जाएगा, वही उसके यहाँ डकैत आएगा लूट के ले जाएगा। तो विनाश किसका होगा? क्या विकास होगा कि विनाश होगा? क्या ये नारा सही है? और वही बसपा का नारा है। वो क्या कहती? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो उस नारे इस नारे में कुछ अंतर है? उसमें भी सब आते हैं और इसमें भी सब आते हैं। यानी भाजपा और बसपा दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे भाजपा चुनो और चाहे बसपा चुनो, काम वही होना है। हमारा का नारा रही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे गौर करना है। बाबा साहब ये भी चाहते थे कि जो राजनैतिक रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति के लिए, जो अनुच्छेद 16(4) में जिसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 16(4) में उन वर्गों के लिए जिक्र किया गया है जिनका अनुपात समाज में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे व्यवस्थापिका में हो, चाहे पदों में हो, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में नहीं है,
उस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब सामान्य वर्ग का अंदर क्या आरक्षण जो किया गया है, 10% जो आरक्षण किया गया है, क्या उनका प्रतिनिधित्व कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका में है? नहीं, वो तो पहले से ही ज्यादा संख्या में है। आरक्षण की व्यवस्था कोई जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज के रक्षा के लिए है। 15% समाज वैसे भी 85% समाज पे जो है अन्याय अत्याचार करता है। तो उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था तो कतई नहीं होनी चाहिए। वो तो हर जगह पे है, पहले से भी तादाद में ज्यादा है। और पहले बात, पिछड़े वर्गों का भी रिजर्वेशन कम है। 80 का रिजर्वेशन जो जनसंख्या के हिसाब से है, चलो ठीक है, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन 10% जो रिजर्वेशन जो है सामान्य वर्ग के लिए किया गया है, क्या उचित है? वो तो ये आप लोगों को सोचना है कि आपका हक का हिस्सा दूसरों को लिया जा रहा है, और संविधान में तोड़ मरोड़ के उसको वहाँ पेश किया गया और पास भी करा लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पास भी कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका में भी वही उनके जज बैठे हुए हैं। एक तरफ पास करते हैं, कहते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। न्यायपालिका का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? तो हमारे लोग कहते हैं सम्मान करते हैं, और सभी सम्मान करते हैं। लेकिन तोड़ मरोड़ के उनके ही जो विधेयक होता है, कानून होता है, उसको फिर वही मनवा लेते हैं। आप फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। आपको ज्ञात ही नहीं कि आपका रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, आपके शिक्षा के अधिकार समाप्त हो रहे हैं। अब उच्च शिक्षा संस्थान की बात आती है, आपकी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। कि यूनिवर्सिटी है आपके लोगों की? 79 यूनिवर्सिटी ना मेडिकल कॉलेज है क्या आपके? हैं निजी अस्पताल भी तो नहीं है आपके। उच्च शिक्षा में भाजपा सरकार में रोक लगा दी है। वो कैसे रोक लगाई है? कि इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दी है कि आप उस फीस को दे ही नहीं पाएंगे। जब उस फीस को दे ही नहीं पाएंगे तो उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दिला ही नहीं पाएंगे। वो तो कहते हैं आप चपरासी बनो, कर्मचारी बनो, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, जज मत बनो। जिसमें पावर है वो पद मत लो, और जिसमें पावर नहीं वो पद लो। चपरासी बन जाओ, बाबू बन जाओ, लेखपाल बन जाओ, कानून को बन जाओ, ये पद तो तुमको दे देंगे। लेकिन जिसमें पावर है, जज नहीं बनने देंगे, डॉक्टर नहीं बनने देंगे, IAS, IPS नहीं बनने देंगे। ये कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है? ये आपको आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है। भाई पहले 80 के लिए शिक्षा में क्या होता है? निःशुल्क पे होता था, 0 फीस थी। क्या 0 फीस रह गई है? बाबा साहब ने का तो कहना था दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करो, सबके लिए समान शिक्षा नीति लागू करो। तो किसी वर्ग का विरोध भी नहीं करते थे, लेकिन वो बात भी उनको नहीं मंजूर है। दूसरी तरफ जितने भी सरकारी उपक्रम है उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था है नहीं। जब निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था है नहीं तो आपके जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो क्या उनके आदमी आपको सेलेक्ट करेंगे? कतई नहीं करेंगे। वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो ठेला चलाएंगे, खुमचा लगाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे। तो आपके समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप क्या देना चाह रहे हैं अपने भविष्य को? हम तो अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, हम तो समाज की सुरक्षा के लिए एक मूवमेंट तैयार करना चाह रहे हैं। एक मूवमेंट तैयार हो, एक आंदोलन हो, जिसके तहत आम आदमियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। लोग कहते हैं हम आपको क्यों वोट दें? भाई हमको वोट इसलिए दो क्योंकि हम आपके अधिकारों के लड़ने के लिए संसद में पहुंच सकें, विधानसभा में पहुंच सकें, तब तो आपकी बात रख सकेंगे। आपकी बात तभी तो रखी जा सकेगी। दूसरी तरफ वो धर्म का लेकर के जो है राग अलाप बैठे, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म आपस में लड़वाने कम कर रहे हैं। उससे आपका कोई फ़ायदा है? भाई हिंदू मुस्लिम लड़ जाएगा, उससे SC OBC का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जातियों में विभिन्न जातियों के नेता पैदा कर दें,
तुम फला जात के नेता, तुम फला जात के नेता, तुम फला जात के नेता, तुम फला जात के नेता। उस जाति का अगर मुख्यमंत्री भी बन भी जाता है, मंत्री बन भी जाता, तो क्या समाज का हित होगा? वो कभी नहीं हित होगा। लोग कहते हैं कि आपके समाज का जो है मैंने मंत्री बना दिया, कुशवाहा का बना दिया, यादव का बना दिया, भुर्जी का बना दिया, तो उससे क्या फ़ायदा? समाज को क्या फ़ायदा? समाज के लिए कुछ कानून पारित करना चाहिए ना। विधायक, सांसद, मंत्री बनाने से आम जनता को तो हित होने वाला नहीं है। जो आम जनता के हित के कार्य हैं वो तो आप कर नहीं रहे हो। ऊपर से जनता को जो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं में उलझाए हुए हो, और वो तो कहते हैं मोदी जी फ्री दे रहे हैं। अरे वो भीखमंगा बना रहे हैं आपको बैसाखी के सहारे चलने लायक बना रहे हैं, आपके भाग्य विधाता बन रहे हैं। अरे समाज के लोग अपना भाग्य विधाता स्वयं बनो। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं बनोगे, आत्मनिर्भर होगे, तब तो अपना परिवार का पालन पोषण कर पाओगे, समाज के लिए कुछ कर पाओगे। क्या दूसरे के भीख के सहारे बने रहोगे? देने लायक बनो, लेने लायक नहीं। अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए आपको स्वयं लड़ना होगा। आप किसी नेता के चक्कर में पड़ोगे, कहोगे मैं तो पार्षद बन जाऊंगा। पार्षद बन के क्या करोगे? करोड़ों रुपए कमाओगे। प्रधान बन के करोड़ों रुपए कमाओगे। क्या समाज के हित के लिए कोई काम कर पाओगे? समाज के हित का काम करना है तो त्याग बलिदान देना पड़ेगा। महान त्यागी बलिदानी पुरुष ने जो रिपब्लिकन पार्टी दी है, क्या उसके लिए जो है आप एकजुट नहीं हो सकते? आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। अरे वो समय कब आएगा? जब आपके अधिकार छीन जाएंगे, तब तो समय समय रह जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, शिक्षा चली जाएगी, तब तो समय समय तब लाते रहेंगे। तो बाबा साहब के द्वारा दिए गए 3 संगठन हैं, समाज संगठित हो। बाबा साहब ने कहा था जात विहीन वर्ग विहीन की समाज की स्थापना हो। अब ब्राह्मण वर्ग में क्या करता है? आपस में एक दूसरे में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। एक जात में वो शादी नहीं करता है, वो जाति बदल के शादी करता है। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो है वो आपस में बदल के शादी करता है, वो क्षत्रिय है। और वैश्य जो आपस में बदल के शादी करता है वो क्षत्रिय, वो एक है। लेकिन जो यस्सी में है, चमार पासी से नहीं करेगा, धोबी धानुक से नहीं करेगा। वो तो कहेगा मैं पासी बिरादरी को मैं पासी में ही करूँगा, वो कहेगा मैं चमार हूँ चमार में करूँगा, वो कहेगा धानुक में धानुक में ही करूँगा, वो कहेगा कोरी में कोरी में ही करूँगा। तो एकता कैसे आएगी? सबसे बड़ा संगठन है सामाजिक संगठन। आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे, तभी आपस में एकता आएगी। यस्सी मतलब यस्सी, चाहे जिस बिरादरी का हो, आपस में जब रिश्तेदार हो जाएगा, जैसे ब्राह्मण आपस में रिश्तेदार होता है, क्षत्रिय आपस में रिश्तेदार होता है, और वैश्य आपस में रिश्तेदार होता है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। तो यस्सी यस्सी में शादी करे, ओबीसी ओबीसी आपस में शादी करे, तब तो एकता आएगी। नहीं तो वो तोड़ तोड़ करके वो कहेंगे अर्कवंशी का हमने मुख्यमंत्री बना दिया या मंत्री बना दिया, ये कहेगा मैंने रावत को बना दिया, ये कहेगा मैंने उसका बना दिया। तो इसी में जो है जनता उलझी रहेगी। अरे आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी जब जात विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। भगवान यही बाबा साहब का मूल मंत्र है। वो कोलियों वंशी कोरी थे। अब बाबा साहब ने कहा एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज। जैसे साहब जो है मूल मंत्र देते हैं कि बाबा साहब ने नहीं कहा था शिक्षित बनो, ये गलत नारा है। शिक्षित करो, पढ़ो तो शिक्षित करो। शिक्षित करने का मतलब आप स्कूल नहीं खोल सकते हो तो दूसरे बच्चे को शिक्षा दे सकते हो। इस काबिल तो हो, पढ़ लिख गए हो तो आप अपने बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा सकते हो। अगर ज्ञानी हो उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तब तो बाबा साहब का नारा पूरा होगा। जब इंजीनियर बनेगा तब तो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वकील बनेगा तब तो आपके लिए लड़ेगा। जब वो पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, तो आपके लिए संघर्ष कैसे करेगा? इसीलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज ने, दलित समाज ने, एससी समाज ने इतनी एकता नहीं कि अपने लिए स्कूल खोल सके, अपने लिए अस्पताल खोल सके। आप बीमार हो जाओगे कहाँ जाओगे? उन्हीं के अस्पतालों में जाओगे। क्या हमारे लोगों ने चंदे से अस्पताल खोला? क्या हमारे लोगों ने चंदे से स्कूल खोला? नहीं खोला। तो बाबा साहब का डंका क्यों पीटते हो? केवल फूल माला चढ़ा दो
मोमबत्ती चढ़ा दो, अगरबत्ती जला दो। इससे बाबा साहब के जो सिद्धांतों की पूर्ति नहीं होने वाली है। और यही बसपा करती है, यही सपा करती है, भाजपा करती है, बाबा साहब की जय जयकार करती है और उनके सिद्धांतों की जो है श्रद्धांजलि करती है। उनके उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो रिपब्लिकन पार्टी के संगठन को मजबूत करो और स्वयं लड़ो। स्वयं लड़ना होगा, हम सभी लोगों को मजबूती से लड़ना होगा, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, उसके लिए जो है मजबूती से जो भी कैंडिडेट उतारे जाएं, जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट बने और जो है गांव-गांव और कस्बे में प्रचार करें। इसी के साथ जो है मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।